हे दोस्तों, स्वागत है आपका बुकीशिप में। दोस्तों, आज हम आपसे एक ऐसे बिजनेस ओनर की बात करेंगे जिन्होंने इंडियन रिटेल इंडस्ट्री को एक नया चेहरा दिया। एक समय था जब भारत की आम जनता ग्रोसरी आइटम सिर्फ किराने की दुकान से ही खरीदते थे और कपड़ा मार्केट से कपड़ा खरीद के सिलवा के पहनते थे। बट ये बिजनेस ओनर ने एक ऐसा कंपनी खोले जहाँ पे आम भारतीय का खरीदारी करने का तरीका ही बदल दिए। मैं रिटेल किंग और फ्यूचर ग्रुप के ओनर किशोर बियानी जी की बात कर रही हूँ, जिन्होंने बिग बाजार के जरिए आम इंडियंस को किराने की दुकान से भी सस्ते दामों में घर के सामान खरीदने का मौका दिया और पैंटलून्स के साथ वो आम जनता को रेडीमेड कपड़े से भी परिचय करवाए, वो भी किफायती दामों में। उनके लाइफ, बिजनेस और कुछ मार्केटिंग टेक्निक्स के बारे में आज बताऊंगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। किशोर जी के जन्म 9 अगस्त 1961 में एक मारवाड़ी बिजनेस फैमिली में हुआ था। उनके फैमिली कपड़ों के ट्रेडिंग में थे और यहीं से किशोर जी की बिजनेस लाइफ भी स्टार्ट हुआ। अलग सोचने वाले किशोर जी को अपना फैमिली शॉप का ट्रेडिशनल बिजनेस स्ट्रेटेजी पसंद नहीं आया, क्योंकि इनके फैमिली रिस्क कम लेते थे और अकाउंट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देते थे। इसीलिए शॉप का ग्रोथ और मार्जिन दोनों ही बहुत कम था। किशोर जी के अनुसार एंटरप्रेन्योर 3 टाइप के होते हैं: क्रिएटर, प्रिजर्वर एंड डिस्ट्रॉयर। किशोर जी के फैमिली थे प्रिजर्वर। सब कुछ हिसाब लगा के चलना, बड़े छलांग लगाने से डरना और रिस्क नहीं लेना, ये सब प्रिजर्वर कैटेगरी का एंटरप्रेन्योर होते हैं। पर किशोर जी है क्रिएटर एंड डिस्ट्रॉयर बोथ। उनके अनुसार एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो बड़े सोचते हैं, खुद के डिसीजन के ऊपर भरोसा रखते हैं, लीडरशिप मेंटलिटी के होते हैं और अपने टीम को ड्रीम से जोड़ते हैं। किशोर जी अपना खुद का स्टार्टअप स्टोन वॉश फैब्रिक से शुरू किए थे और उनके कस्टमर्स थे उनके दोस्त। ये सेलिंग से वो लाखों में प्रॉफिट भी कमाए। ये एक ऐसा सक्सेस था जैसे शेर के मुंह में खून लग गया हो। और आने वाले 15 सालों में उन्होंने बहुत सारा बिजनेस ट्राई किए। कुछ सक्सेस हुआ पर ज्यादातर नहीं हुआ, पर उससे उनको एक चीज का फायदा जरूर हुआ, नॉलेज। ये नॉलेज के साथ वो मेंस ट्राउजर फैब्रिक का एक ब्रांड लॉन्च किए, WBB, जिसके मार्केटिंग के लिए उन्होंने बहुत किफायती और सॉलिड प्लान बनाए। उस समय जब इंटरनेट घर घर में नहीं था, कोई भी ब्रांड अपना मार्केटिंग के लिए इधर रास्ते में होर्डिंग लगाते थे, टेलीविजन में कमर्शियल करते थे या फिर टेक्सटाइल फेयर में अपना स्टॉल लगाते थे। बट तीनों ही तरीके में पैसा बहुत लगता है। किशोर जी अपना मार्केटिंग के लिए इसी टेक्सटाइल फेयर के सामने अपना स्टॉल लगाते थे, ताकि मेले में आते जाते लोग इस स्टॉल में एक बार विजिट कर पाए। इससे WBB ब्रांड को एक पहचान मिला और किशोर जी को मुनाफा। उस समय के हिसाब से एवरी मंथ 30 to 40,000 फैब्रिक सेल करते थे किशोर जी। 12 अक्टूबर 1987 में मेंस वेयर प्राइवेट लिमिटेड इनकॉर्पोरेट किया गया। शुरुआत हुई थी गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग से, फिर ब्रांड लॉन्चिंग, फ्रेंचाइजिंग एंड डायरेक्ट मार्केटिंग के बाद किशोर जी मॉडर्न रिटेल में मूव किए थे। आने वाले 10 सालों में ये कंपनी का नाम पैंटालून्स फैशन से पैंटालून्स रिटेल में चेंज हो गया। इनिशियली ये कंपनी 7 लाख रुपए से शुरू हुआ था और 1 साल के अंदर ही इसका टोटल टर्नओवर हुआ 32 लाख। फिर भी किशोर जी 8 लाख के घाटे में थे, क्योंकि 16 लाख रुपए उन्होंने सिर्फ एडवर्टाइजिंग में ही खर्च कर चुके थे। पर ये प्राइमरी सक्सेस फायदा जरूर किए। उनका सेल बढ़ गया, साथ साथ प्रोडक्शन लिमिट बढ़ाना भी जरूरत हो गया और इसके साथ न्यू टेक्नोलॉजी और जगह की भी। जगह के लिए किशोर जी तारापुर प्लांट को चुने। तारापुर में पहले भी किशोर जी एक यर्न प्लांट बना चुके थे, जहाँ पे 1 साल में डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड फैशन डिजाइनर को वो टोटल करोड़ों का धागा भी सेल कर चुके थे। पर कुछ यूनियन इशू के वजह से ये प्लांट क्लोज करना पड़ा। प्रोडक्शन लिमिट बढ़ाने के साथ साथ किशोर जी अपना बिजनेस एरिया भी बढ़ाने लगे। मुंबई छोड़ के अब वो मुंबई के आसपास भी अपना पैर जमाना स्टार्ट किए। इसके लिए उन्होंने फ्रेंचाइजी मॉडल को चुने। 1991 में उन्होंने गोवा में अपना एक फ्रेंड की दुकान से ये फ्रेंचाइजी का काम स्टार्ट किए थे, जिसका नाम रखा गया पैंटालून्स शॉपी। आहिस्ता आहिस्ता पैंटालून्स शॉपी केरला के कोचीन एंड एर्नाकुलम, मुंबई के कुलाबा और अंधेरी, अहमदाबाद, चेन्नई में भी खोलने लगा और ये एक वन स्टॉप शॉप बन गया मेंस वेयर के लिए, जहाँ पे सिर्फ ट्राउजर ही नहीं, शर्ट, डेनिम वेयर, टाइज, शॉक्स, रुमाल, ये सब भी बिकने लगा। ये वो समय था जब बिजनेस बहुत ग्रो कर रहा था। उनका प्रोडक्ट्स डिफरेंट फैक्ट्रीज में भी सेल होने लगा। पर डिमांड एंड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी आता है। पर वो ऐसा समय था जब टेक्सटाइल को अलग इंडस्ट्री ही नहीं माना जाता था और बैंक से लोन मिलना भी मुश्किल था। पर जब लग रहा था कि सब रास्ता बंद है, उस समय उनको एक रास्ता जरूर मिला। नया सरकार के साथ साथ न्यू लिबरलाइजेशन पॉलिसी भी आया और स्टॉक मार्केट ने लिया नया मोड़। मई 1992 में बियानी जी ने इनिशियल पब्लिक ऑफर
आईपीओ लॉन्च किए मुंबई, दिल्ली और अहमदाबाद में अपना कैपिटल रेस करने के लिए। उन्होंने अपना 60% कंपनी होल्डिंग पब्लिक ऑफर में ही डिल्यूट कर चुके थे। इससे उनको फायदा तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि बहुत दिनों तक शेयर का दाम गिरा हुआ था। इसके बाद बियानी जी अपना बिजनेस मॉडल में कुछ चेंजेस लाए, जैसे उन्होंने इंडिया का मास मार्केट को टारगेट किए और इनके एस्पिरेशन को ध्यान में रखते हुए 2 ब्रांड और लॉन्च किए। बेयर ब्रांड जो स्पेसिफिकली यंग इंडियंस के लिए है, जॉन मिलर जो एस्पिरेशनल प्रोडक्ट्स है बट सस्ते दामों में। पैंटालून्स, बेयर एंड जॉन मिलर का ये आइडिया चल पड़ा और ऑल ओवर कंट्री से पैंटालून शॉपी के लिए रिक्वेस्ट आने लगा। 4 सिटीज में 72 पैंटालून शॉपी ओपन हो गया था। 1994 तक बिजनेस टर्नओवर 9 करोड़ तक भी पहुंच चुका था। पर इतना अच्छा शुरुआत होने के बाद भी 1997 तक कंपनी ग्रोथ 15% ही हो पाया। बियानी जी का 5 इयर्स में कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ तक लेके जाने का सपना पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा था। पर इस लॉस का क्या कारण था? फ्रेंचाइजी मॉडल रन करने के लिए जो मैकेनिज्म चाहिए, स्ट्रिक्ट कंट्रोल, एग्रीमेंट, रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए था, पैंटालून शॉपी में वो नहीं था। इंडिया में तब तक शॉपर स्टॉप भी आ गया था तो कंपटीशन भी बढ़ने लगा। पर किशोर जी अपना प्रोडक्ट यहाँ पे भी स्टोर करने के बारे में सोचे, बट ही फेल्ड। फिर अपना बिजनेस को एक नया मोड़ देने के लिए उन्होंने रिटेल चेन मॉडल अपनाए। पहला पैंटालून्स ओपन हुआ कोलकाता के गरियाहाट में 10,000 स्क्वायर फीट का एक स्टोर लेके। आज के 27,000 स्क्वायर फीट का शोरूम के मुकाबले ये बहुत छोटा है, पर आज के पैंटालून्स का सक्सेस जर्नी वहीं से शुरू हुआ था। हम लोग सब पैंटालून्स को अच्छे से जानते हैं, शॉपिंग भी करते हैं, जो एक मेंस वेयर ही नहीं, एक पूरी तरह से कंप्लीट फैमिली स्टोर है जो कि मिडिल क्लास इंडियन के पॉकेट को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। ईयर 2000 में बियानी जी के एक और बड़ा क्रिएशन था बिग बाजार। पहले 3 बिग बाजार ओपन हुआ था वीआईपी रोड कोलकाता, कोरोमंगला इन बैंगलोर और एबिड्स इन हैदराबाद में। बिग बाजार बेसिकली चेन्नई में स्थित शर्वना से इंस्पायर्ड एक हाइपर मार्केट है। हाइपर मार्केट बेसिकली एक रिटेल स्टोर होता है जो डिपार्टमेंटल स्टोर एंड ग्रोसरी सुपरमार्केट का कॉम्बिनेशन होता है। बट सुपरमार्केट की तरह उतना सोफिस्टिकेटेड नहीं होता है, पर यहाँ का प्रोडक्ट का कॉस्ट बहुत कम होता है। इंडिया में डिफरेंट स्टेट में अपना रिटेल चेन चलाना अपने में ही एक चैलेंज है। अलग कल्चर, लैंग्वेज और खान पान के साथ साथ हमारे भारत के डिफरेंट स्टेट में कस्टमर बिहेवियर भी अलग अलग होता है। जैसे कोलकाता के कस्टमर अपने ओन ब्रांड और कंपनी के लिए बहुत इमोशनल और लॉयल होते हैं, सो उन्हें नए कंपनी के तरफ कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल तो है। पंजाब के कस्टमर का डिस्पोजेबल इनकम बहुत ज्यादा होता है और वो डिफरेंट कंपनी में स्विच करते रहते हैं। गुजरात के कस्टमर बहुत ज्यादा पैसों का हिसाब रखते हैं और डेली यूज होने वाले सामान पूरे साल का खरीद लेते हैं। सो हर एक स्टेट का अपना अपना यूनिकनेस है। सिर्फ कस्टमर बिहेवियर ही नहीं, एक हाइपर मार्केट चलाने के लिए हर एक टाइप का सामान होना भी जरूरी है, जैसे प्लास्टिक, बर्तन, लगेज आइटम, फर्नीचर, फर्निशिंग वगैरह वगैरह। पर किशोर जी को सिर्फ टेक्सटाइल में ही नॉलेज था, सो हाइपर मार्केट चलाने के लिए उन्होंने कुछ तरीके अपनाए। नंबर 1, हर एक रीजन में कस्टमर का टेस्ट और प्रेफरेंस के हिसाब से सामान रखना। नंबर 2, कंसोलिडेटर्स को कमीशन बेसिस में काम में लगाना। ये वो लोग होते हैं जिनके पास हाई फाई डिग्री तो नहीं होता है, पर सबको अपने अपने फील्ड में अच्छा खासा मार्केटिंग का नॉलेज है। ये लोग मार्केट से प्रोडक्ट उठाने से लेके स्टोरिंग, ट्रांसपोर्टिंग सब कुछ देखते हैं। नंबर 3, बिग बाजार में शॉपिंग शॉप सिस्टम चालू करना। कुछ प्रोडक्ट्स लाइक ऑप्टिकल्स, फार्मेसी, बुक्स, टेलरिंग, क्रॉकरी आइटम के लिए बिग बाजार के अंदर ही लोकल रिटेलर्स को जगह दिया गया अपना खुद का शॉप चलाने के लिए। नंबर 4, फूड बाजार का ओपनिंग, जहाँ पे ग्रोसरी आइटम बिकना स्टार्ट हुआ, सब्जियां, फल, दाल, चावल से लेके अचार तक। नंबर 5, बिग बाजार में लाइव किचन स्टार्ट करना, जहाँ पे खाना डायरेक्टली होम डिलीवरी किया जा सकता है। नंबर 6, सप्लाई चेन के ग्रोथ में हेल्प करना ताकि रिटेल चेन कामयाब रहे। इसके लिए सप्लायर्स पार्टनर्स को फंडिंग से लेके ट्रेनिंग तक सब कुछ दिया जाता है। नंबर 7, लोकल लोगों को ही स्टोर के काम में लगाना ताकि कस्टमर इजीली कम्युनिकेट कर पाए और ये एम्प्लॉयज भी वो रीजन का फेस्टिवल, कस्टमर बिहेवियर और टेस्ट के हिसाब से स्टोर चलाने में अपना डिसीजन ले पाए। बिग बाजार की कामयाबी स्टोर के नंबर से ही पता चलता है। आज पूरे इंडिया में 295 से भी ज्यादा बिग बाजार स्टोर है और लगभग 70 लाख स्मॉल एंटरप्रेन्योर है जो सप्लाई चेन के द्वारा बिग बाजार से जुड़े हुए हैं। सिर्फ टेक्सटाइल और हाइपर मार्केट ही नहीं, लाइफस्टाइल, रियल एस्टेट, इंश्योरेंस, बॉलीवुड, एजुकेशन, फाइनेंशियल सेक्टर में भी किशोर जी ने अपना किस्मत आजमा चुके थे। 2006 में फ्यूचर ग्रुप का एस्टेब्लिशमेंट भी इसीलिए किया गया ताकि हर एक सेक्टर को एक अम्ब्रेला के अंदर लाया जाए
और इसको 6 वर्टिकल में भी क्लासिफाइड किया गया, जैसे रिटेल, कैपिटल, ब्रांड्स, मीडिया, स्पेस एंड लॉजिस्टिक। और इसके अंदर जो कंपनीज आती है वो है फ्यूचर रिटेल लिमिटेड, फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन लिमिटेड, फ्यूचर कंज्यूमर एंटरप्राइज लिमिटेड, फ्यूचर इनोवर्सिटी लिमिटेड, फ्यूचर सप्लाई चेन लिमिटेड, फ्यूचर ब्रांड लिमिटेड, फ्यूचर कैपिटल होल्डिंग्स लिमिटेड एंड फ्यूचर स्टाइल लैब। बहुत सारा जाना माना ब्रांड, शोरूम, मॉल जैसे होम टाउन, फूड बाजार, बिग बाजार, ई जोन, इजी डे, नीलगिरी 1905, हाइपर सिटी, ब्रांड फैक्ट्री, सेंट्रल, प्लैनेट स्पोर्ट्स, इंडिगो नेशन, जॉन मिलर, जेलस 21 एटसेट्रा सब इसी के अंदर आता है। जितना फास्ट किशोर जी ने ग्रो किए थे उसके साथ साथ उनका बहुत सारा डेप्ट अमाउंट भी बढ़ गया था। 2012 तक उनका पूरा डेप्ट अमाउंट था 7,800 करोड़, जिसके वजह से उनको 2012 में पैंटलून्स का मेजॉरिटी स्टेक आदित्य बिरला नुवो को बेचना पड़ा 1600 करोड़ में, जिनमें से 800 करोड़ सिर्फ डेप्ट अमाउंट ही था। 53.67% फ्यूचर कैपिटल का शेयर यूएस में स्थित एक प्राइवेट इक्विटी फर्म वर्कबक पिनकस को भी बेचना पड़ा 4,250 करोड़ में। और लाइफस्टाइल का कुछ स्टेक फैशन ब्रांड बीबा को भी बेचना पड़ा। और रिसेंटली 2020 में बिग बाजार को भी बहुत सारा लॉस उठाना पड़ा लॉकडाउन की वजह से, और किशोर जी ने बिग बाजार रिलायंस इंडस्ट्री को सेल कर दिए। पर अभी भी किशोर जी के स्ट्रैटेजिक प्लान और कंपनी को वापस अपने टॉप में लेके जाने की कोशिश जारी है। अब देखना यह है कि वो फिर से अपना नंबर 1 की खिताब ले पाते हैं या नहीं। अगर फ्यूचर ग्रुप के बारे में और बियानी जी के बिजनेस टेक्निक्स के बारे में और डिटेल्स में जानना है तो इट हैपेंड इन मुंबई ये बुक जरूर पढ़िए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारी ये कहानी भी इसी बुक और कुछ पब्लिक डॉक्यूमेंट से आधारित है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और कमेंट करके भी बताइए हमारी ये कहानी आपको कैसा लगा। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए।